नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको सूचना दे दूं कि यह क्लास किसके लिए है। यह क्लास तमाम उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो अभी वर्तमान में सेकेंड ईयर में है। कौन से ईयर में है? तो सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर वाले सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज़रूर देख सकते हैं। देखिए, और ट्रेड कौन सा है? तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। कौन सा ट्रेड है? तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले सभी स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। साथ ही जिन स्टूडेंट के सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बैक हैं तो वह भी इस क्लास को ज़रूर देखना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस तो वापस से रिपीट होंगे ही, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। यह जो पेपर है नमन कुमार अहिर का है, जो कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। इसने 10 जुलाई 2023 को एग्ज़ाम दिया था। इसकी जो थर्ड शिफ्ट यानी कि 3 बजे वाली शिफ्ट में इसने पेपर दिया था। इसकी जो ये आंसर की है इसको अपन हल करवाने वाले हैं। तमाम सभी विद्यार्थी जो कि ट्रेड इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है और साथ ही सेकेंड ईयर में है, तो उनके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, है ना, तो आपको ओल्ड पेपर देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही यह फ़ायदा भी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो हो सकता है कि आपको इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाए आपके एग्ज़ाम में। हमने इससे पहले भी एक पेपर हल करवा दिया है। अगर आपने उस पेपर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है क्या? आखिरी में भी हम लिंक दे देंगे वीडियोस का, तो आपको वहाँ से भी वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं तो हम ऊपर यहाँ पर आई बटन पर आपको मिल जाएगा, इस तरह के इस जगह लाइन चलती हैं, उस लाइन पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखना, आपको उससे भी पता चलेगा। एक पेपर तो उसमें मिल जाएगा और एक पेपर यह हम आपको करवा रहे हैं। इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, बहुत सारे पेपर्स हल करवाएंगे। जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे हम हल करवा देंगे। आपको हम बता दें कि आपको पता तो चल ही गया होगा कि हर एक स्टूडेंट के अलग अलग पेपर आया था। तो इस तरीके से जितने स्टूडेंट है उतने ही पेपर है ना, तो अपन सारे पेपरों को क्या करेंगे? हल करेंगे। ठीक है, तो तमाम सभी विद्यार्थी शुरू हो जाइए जिनके ITI सेकेंड ईयर में बैक हैं, या वो स्टूडेंट जो कि वर्तमान में सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो अपन ट्रेड थ्योरी की क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन से AC वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशंस का उपयोग किया जाता है? देखिए, कफिंग के लिए है ना, जिस इंसुलेशंस का उपयोग किया जाता है वह होता है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। ये कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप होता है जिसको इंसुलेशन यानी कि कफिंग के लिए इंसुलेशन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन कंप्लीटली क्या रहेगा? सही आंसर यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जो कि देखिए, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो जो हिस्टेरेसिस मोटर होती है इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यकालिक मोटर। ये जो तुल्यकालिक मोटर है ना, यह क्या होती है? शांत प्रचालन होती है, इसमें कोई आवाज़ नहीं आती है। तो यहाँ पर शांत प्रचालन के लिए इसको ध्वनि रिकॉर्डिंग में उपयोग करेंगे। अगर ये आवाज़ करती तो फिर रिकॉर्डिंग करते वक्त उसमें भी वही आवाज़ ध्वनि सुनाई देगी, इसलिए इसको प्रयोग करते हैं। अगर इससे अलग मोटर को प्रयोग करेंगे तो उसकी ध्वनि भी रिकॉर्डिंग में आएगी, इसलिए दूसरे को प्रयोग नहीं करते। यह तुल्यकालिक मोटर ऐसी मोटर है जो कि शांत प्रचालन है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 3 नंबर, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, और जिस स्टूडेंट ने यह एग्जाम दिया ना उसने तो गलती की है, आपके सामने दिख रहा है, क्योंकि इसने कौन सा ऑप्शन कर दिया? बी ऑप्शन कर दिया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तो मैं आपको बता दूं, AC से DC में परिवर्तित करता है, तो AC से DC में तो है ना, AC से DC में तो रेक्टिफायर परिवर्तित करता है। कौन करता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो डायोड के थ्रू बनता है, डायोडों से बनाया जाता है, जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। तो वह जो है वह AC को DC में परिवर्तित करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वर्टर के बारे में पूछा है, और इन्वर्टर जो है ना वो DC को AC में परिवर्तित करता है, ये ध्यान रखना। DC वोल्टेज जो होता है उसको AC में कौन परिवर्तित करता है? तो वह इन्वर्टर करता है। तो यहाँ पर अपना कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर अपना C ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से आपके सामने जो कि है, क्यों DC जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं?
अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देते हैं? अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है कि जब जो जनरेटर होता है ना, जनरेटर में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक यह है और एक यह है, दो से अधिक भी होते हैं, 8 तक होते हैं, 2 भी हो सकते हैं या 8 भी हो सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये पोल है, ये पोल क्या करते हैं कि यह चुंबक बनाते हैं। चुंबक कब बनाएंगे? जब इन पर वाइंडिंग रहेगी और वाइंडिंग जो है ना वह क्या करेगी, ये वाइंडिंग में करंट दिया जाएगा और करंट से ही क्या बनेगा, यहाँ पर चुंबक बनेगी। एक तरफ एन पोल बनेगा, एक तरफ एस पोल बनेगा और चुंबक इधर से इधर की ओर, यानी कि जो फ्लक्स है वो एक एन से एस की ओर गति करेंगे, है ना। और इसके बीच में क्या रहता है, यहाँ पर आर्मेचर रहता है। ये आर्मेचर में भी वाइंडिंग हुई रहती है, तो ये वाइंडिंग के 2 तार ऐसे निकले हुए रहते हैं और इन वाइंडिंग से कनेक्टेड रहते हैं, है ना। अब ये देखिए, जब आपने इसको घुमाया, घुमाते ये क्या करेगा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में यह देखिए करंट कब जनरेट कब करेगा, आर्मेचर करंट कब बनाएगा, क्योंकि करंट कहाँ बनता है, आर्मेचर के अंदर। आर्मेचर को आपने घुमाया लेकिन वो फ्लक्स को काटेगा, उसके बाद में उसके अंदर क्या बनेगा, करंट बनेगा। क्योंकि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम क्या कहता है कि जब किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ना, तो वो कब उत्पन्न हो पाएगा, जब यहाँ से क्या काटेगा, वो फ्लक्स को काटेगा। लेकिन फ्लक्स काटने के लिए फ्लक्स तो होने जरूरी है ना, फ्लक्स ही नहीं होंगे तो काटेगा किसको। तो यहाँ पर फ्लक्स कब बनता है, जब इस वाइंडिंग में करंट जाता है और यहाँ पर बनती है चुंबक, चुंबक बनेगी तो वो फ्लक्स ही कहलाएंगे, है ना। तो देखिए जब करंट जाएगा तब फ्लक्स बनेगा। तो फिर ये स्टार्टिंग में करंट कैसे बना रहा है, तो स्टार्टिंग में करंट क्या बना रहा है कि ये जो पोल होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि ये वाइंडिंग ऐसा बनाया जाता है, इनको इस तरीके से इनको बनाया जाता है कि इसमें अगर सप्लाई न भी जाए, सप्लाई न भी जाए, जैसे कि आपने इसको अभी तो चुंबक बना दिया, इसमें अलग से इसमें आपने बैटरी लगा करके इसमें क्या बना दिया, चुंबक बना दिया, अलग से बैटरी लगाकर सप्लाई दे दी और इसमें ये क्या बन गए, चुंबक बन गए, है ना। फिर ये बैटरी हटा दी, उसके बाद में जनरेटर ने अपना वर्क कर लिया, वापस आपने बंद किया, तो जब चुंबक यहाँ पर सप्लाई हटाने पर भी इसमें क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत चुंबक का गुण रह जाता है, थोड़ा बहुत क्या रह जाता है, चुंबक का गुण रह जाता है। सप्लाई से हटाने के बाद भी आप वाइंडिंग में करंट नहीं दे रहे हैं तब भी इसमें क्या बच जाता है, थोड़ा सा चुंबक के फ्लक्स बन जाता है, बचा हुआ रह जाता है, थोड़ा सा इसमें चुंबकीय गुण रह जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाते हैं। इनसे क्या होता है कि जब वापस से दोबारा जब जनरेटर को चलाते हैं ना, पर चलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आर्मेचर घूमेगा, तो वो जो थोड़ा सा चुंबकीय फ्लक्स रहेगा ना, उसी के थ्रू यह उन्हीं को काटेगा और उन्हीं को काटने पर ये क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। और वही करंट जब वाइंडिंग में जाएगा तो उससे और मजबूत क्या बनेगा, फ्लक्स जनरेट होगा और उससे ज़्यादा फ्लक्स को काटेगा और फिर मजबूत विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है, जो इसमें थोड़ा सा गुण बच जाता है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया जाता है, बैटरी को हटा दिया जाता है या जनरेटर को बंद कर दिया जाता है, तब भी इसमें क्या बच जाता है, थोड़ा बहुत चुंबकीय फ्लक्स बच जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तो ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व खो जाता है, ये किस कारण से होता है, जब अपन जनरेटर को क्या करते हैं, उल्टी दिशा में घुमा देते हैं, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, यानी कि उसको जिस गति में घुमाना चाहिए वो उस गति में न घुमाकर दूसरी गति में घुमा देते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो अवशिष्ट चुंबकत्व है ना, वह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि खो जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। डीसी मोटर का नाम क्या है, आपके सामने देखिए डीसी मोटर के नाम पूछा है। यह जो मोटर है इसमें आपको वाइंडिंग कौन सी दिख रही है, एक तो मेरे को आर्मेचर वाइंडिंग दिख रही है, एक शंट वाइंडिंग दिख रही है, क्योंकि इसके ये क्या है, पैरेलल में है। तो ये जो शंट वाइंडिंग है ना, तो इसको क्या कहेंगे अपन, शंट क्या कहेंगे, मोटर कहेंगे, क्या कहेंगे, शंट मोटर कहेंगे। तो ये कौन सी मोटर हो गई, शंट मोटर हो गई। ऑप्शन देख लेते हैं अपन, कौन सा ऑप्शन है अपना, देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन ही अपना क्या है यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने, जो कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से, AC 3 कला है ना, AC 3 कला, AC 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसके लिए किया जाता है NS माइनस NR/NS, है ना। यह फॉर्मूला काम में लिया जाता है, इनटू क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं। तो यह फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर सी ऑप्शन जो है यही कंप्लीटली आपका सही आंसर। आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, BOP का पूर्ण रूप क्या है। BOP का पूरा नाम पूछा है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल इसको कहा जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिलिकॉन सेमी कंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। तो यह किस कोड को इंगित करता है, यह BY126 को इंगित करता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित की जाती है या होती हैं? तो देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। डीसी मोटर के बारे में पूछा है। एक बात ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं और यह बच्चा तो कन्फ्यूजन ही था, इसलिए इसने गलत कर दिया। देखिए डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? तो यहाँ पर करंट की दिशा के बारे में पूछा है तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम काम में लिया जाएगा। और यही दाहिने हाथ का नियम है ना, ये तो यहाँ पर मोटर के बारे में बात की, लेकिन यही जनरेटर में भी लगता है। जनरेटर में भी यही लगता है। जनरेटर कौन सा? तो डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में भी यही लगता है, ठीक है। फ्लेमिंग का जो नियम है ना, बाएं हाथ का नियम होता है जो मोटर के लिए लगता है। और ये मोटर के लिए कब लगता है? तो यह फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स को देखने के लिए लगता है या मोटर के घूमने की दिशा को ज्ञात करने के लिए लगता है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए है? मोटर के लिए, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स और साथ ही मोटर की घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए यह लगता है बाएं हाथ का नियम। लेकिन जब करंट की दिशा के बारे में पूछे तो आपको कौन सा करना है? फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम ही करना है ना। तो यहाँ पर मोटर में दोनों लगते हैं, फ्लेमिंग का बाया और दाया दोनों, लेकिन जो अभी मैंने बताया है तो उस हिसाब से कौन सा करना है तो ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? यहाँ पर देखिए चित्रण को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। इसको आप माइंड में छाप लीजिएगा। ये डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन क्या रहेगा? कंप्लीटली सही आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक दोलन सर्किट में अनुनाद यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की गणना करने का सूत्र क्या है? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला है FR बराबर 1/2 पाई अंडर रूड LC यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता देता हूँ, अब तो आपको दिख गया होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो इसका जो मुख्य अनुप्रयोग है वह है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये PDF का क्वेश्चन से ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चंस PDF के ही आ रहे हैं। अगर आपने निम्न की PDF भी अगर ढंग से पढ़ ली ना तो आप फेल तो नहीं होंगे, ये तो गारंटी है मेरी। निम्न की PDF को ढंग से पढ़ लीजिए, उसके साथ ही कुछ अलग चीज़ें बाद में पढ़ना। पहले PDF को रट लो, उसके बाद में आप क्या पढ़ लो, ये पेपर से निकाल लो और साथ ही क्या निकाल लो, फिर उसके बाद में आप किताबें पढ़ो, ठीक है। किताब वैसे अगर आपके पास अभी समय है ना तो आपको सबसे पहले बुक पढ़नी है जो आपकी थ्योरी की बुक है। उसके बाद में आपको जो क्वेश्चंस है ना उनको करना है। पहले थ्योरी पढ़िए, पहले क्या पढ़िए? थ्योरी पढ़िए, लेकिन PDF को नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना। बुक तो आपको पढ़नी है लेकिन PDF को भी नहीं छोड़ना है, PDF को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक मत पढ़िए PDF पढ़िए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पहली प्रायोरिटी तो क्या देनी है? बुक को देनी है, जो आपकी किताब है या आपके कॉलेज में जो क्लासेस चल रही है उनको देनी है, ठीक है। बुक तो पढ़नी है, उसके बाद में आपको PDF को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन आपको PDF तो पढ़नी है और PDF के हर एक क्वेश्चन को याद करना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना आपको चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एम्पलीफायर का नाम क्या है? एम्पलीफायर आपके सामने है, इसको ध्यानपूर्वक आप देख लीजिए, माइंड में इसको छाप लीजिए, है ना। तो इसका नाम क्या है एम्पलीफायर का नाम? तो यह है क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर है, ठीक है। क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है? तो यह भी PDF का क्वेश्चन है। अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करें। देखिए दो अलग अलग अर्थिंग, जैसे कि मान लीजिए आपका कूलर है, कि कूलर में दो अर्थिंग नहीं लगाते, एक ही अर्थिंग लगाते हैं, लेकिन उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूँ, मान लो एक तो ये लगा रखा है और एक ये लगा रखा है, ठीक है। तो क्या होता है कि कभी कभार ये अगर एक फेल हो जाए ना तो दूसरा तो वर्क करेगा ना, इसलिए दो लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, जो कि नियंत्रण कक्ष में G चैनलों का उपयोग क्या है? G चैनलों का जो उपयोग है वह है सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर आपका A ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? एम्पलीफायर का प्रकार पूछा है, तो यहाँ पर देखिए एम्पलीफायर को ध्यानपूर्वक देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले जो मैंने पेपर करवाया ना उसमें भी पूछा गया था और इस पेपर में भी पूछा गया, तो ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है, ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। तो ये जो मोटर है ना, मोटर हो या जनरेटर हो, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, क्योंकि इनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो यह कौन सा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये तो है आर्मेचर, और आर्मेचर के ही यहाँ पर समांतर में क्या है, शंट वाइंडिंग है, और यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग है। तो जब दोनों वाइंडिंग आ गई हैं तो ये कंपाउंड मोटर तो हो गई, लेकिन ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है, तो आपको दिख रहा होगा लॉन्ग शंट कौन सा होता है, मैं बता देता हूँ। अगर लॉन्ग शंट वह होता है, अगर ये वाइंडिंग यहाँ तक नहीं रहकर यहाँ तक आती और फिर यहाँ से यहाँ जाती, तो ये क्या होती, लॉन्ग शंट होती। लेकिन यह कहाँ तक रुक चुकी है, केवल ये यहाँ तक ही रह गई है, केवल यह आर्मेचर के ही समांतर में। तो ये कौन सी है, शॉर्ट शंट है। कौन सी है, शॉर्ट शंट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है अपने, तो शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। कौन सी है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर है। श्रेणी मोटर कौन सी होती है, तो श्रेणी मोटर में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से श्रेणी वाइंडिंग होगी और इस तरीके की मोटर श्रेणी मोटर। लॉन्ग अभी बता ही दी, शंट उसके पहले क्वेश्चन आ ही चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ी डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो घुमावदार क्षतिपूर्ति आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए, यानी कि घुमावदार क्षतिपूर्ति क्या होती है, तो इंटरपोल होती है, क्या सॉरी कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। क्या होती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों किया जाता है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक होता है इंटरपोल, जो कि कम्यूटेशंस को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, IE है ना, यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है, तो ये 800 वाट है। अगर पावर के बारे में पूछता, यहाँ पर उप सर्किट के बारे में पूछा, इसकी जगह क्या पूछता, पावर के बारे में पूछता, तो आप क्या करके आते, 3000 करके आते। ये ध्यान रखना, दोनों का मैंने बता दिया है। ये PDF की क्वेश्चन है भैया, ये भी क्वेश्चन का, ये भी PDF का क्वेश्चन है आपके सामने आया, जो भी सब लगातार क्वेश्चन PDF के ज़्यादातर हैं, इसलिए हम आपको PDF को बोलते हैं कि PDF को आप ढंग से पढ़ लीजिए। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए बाहरी ग्राउलर का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है DC जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है ना, ये भी PDF का क्वेश्चन है। ये प्रतिरोध क्यों लगाए गए हैं, तो ये जो प्रतिरोध है ये इसलिए लगाए गए हैं कि धारा दिशा का आसानी से पलटना, ठीक है, इसलिए इनको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है उपकरण का नाम क्या है। देख के पता चल रहा है ग्राउलर है। ग्राउलर भी कौन सा है, तो बाहरी ग्राउलर है। तो ये कौन सा ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर है। ठीक है, मेगर क्या होता है, इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है, श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान क्या होता है। श्रेणी F का क्या होता है, याद कर लीजिए। देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ सारे के सारे एक साथ याद रखना। या इमली बाबी फिर हरियाणा चाली। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। यहाँ पर C है, ये आखिरी में क्या है, C है। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये C है। या इसको ऐसे याद रखना, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 90 में क्या जोड़ेंगे अपन, 15, तो 105 हो गया। फिर उसके बाद में जोड़ेंगे अपन क्या, 15, तो 120 हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसमें जोड़ेंगे अपन 10, तो 130 हो गया। फिर उसके बाद में जोड़ेंगे 25, तो कितना हो गया, 155 हो गया। फिर जोड़ेंगे 25, तो कितना हो गया, तो 180 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर C वाले में क्या आएगा, तो 200 के बाद में यहाँ पर 200 है ना, 200 के बाद में क्या आएगा, 220, फिर उसके बाद में 230। ठीक है, तो ये मैंने सारे आपको यहाँ पर सामने लिख दिए हैं। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है आपसे कि पूछा क्या है, F वाले का पूछा है। F वाले का क्या है, F वाले का 155 है, तो क्या आंसर आएगा अपना, 55 आएगा। 90 का यहाँ पर दे रखा है, Y वाला है। ठीक है, 120 का यहाँ पर दे रखा है, E वाला है, और 105 वाला दे रखा है यहाँ पर A वाला है। ठीक है, तो मैंने सारा बता दिया आपको, किसी भी तरीके से। आखिरी क्वेश्चन है आपका, जो कि है 25 नंबर, जो कि है AC जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग है ना, ये हंटिंग दोष को रोकता है, यानी कि हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। ठीक है,
हंटिंग को रोकता है और हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। इसमें दोनों में अंतर आप याद रखना, इसलिए यहाँ पर हंटिंग के प्रभाव को क्या करता है, ये रोकता है, ये ध्यान रखना है ना। हंटिंग को नहीं रोकता, ये हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। ठीक है, तो अपन ने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास फिर आपकी कल वाली क्लास आएगी जिसमें अपन फिर 25 क्वेश्चंस करके आपके जो ट्रेड थ्योरी है उसके 50 क्वेश्चनों को अपन कर देंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।